मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राजेश को जिंदगी ने हमेशा यही सिखाया था कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। ना पिताजी के जाने पर रुका था, ना माँ के जाने पर रुकेगा। वक्त बस चलता रहता है, ठीक उसकी टैक्सी की तरह जो सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक शहर की सड़कों पर दौड़ती रहती थी। 30 साल की उम्र में राजेश के पास जो कुछ था वो था एक पुराना इनोवा, एक किराए का कमरा और एक फ़ोन जिसमें माँ का नंबर अब भी सेव था। नंबर डिलीट करने की हिम्मत उसे आज तक नहीं हुई थी। माँ गांव में रहती थी हमेशा से। राजेश ने कई बार कहा था कि माँ शहर चलो, मेरे साथ रहो, मगर माँ का वही जवाब होता कि उस घर की मिट्टी में उनकी जड़ें हैं, वो कहीं नहीं जा सकती। राजेश हर बार लौट आता, फिर जिंदगी की भाग दौड़ में महीने गुजरते, कभी कभी उससे ज़्यादा। और फिर एक दिन पड़ोसी का फ़ोन आया कि बेटा तेरी माँ नहीं रही। वो पल राजेश के सीने में अभी भी कहीं ठहरा हुआ था, एक बोझ की तरह जो सांस लेने देता है मगर पूरी तरह नहीं। माँ के जाने के 3 महीने बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में राजेश ने गांव जाने का फैसला किया। वजह सीधी थी, गांव का वो पुराना घर जो अब खाली पड़ा था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई रहने वाला नहीं था। ऐसे में घर को बेचना ही बेहतर था, कुछ पैसे मिलते, इनोवा की EMI थोड़ी आसान होती। राजेश ने एक शाम को निकलने का प्रोग्राम बनाया। शहर से गांव की दूरी कोई 4 घंटे की थी। रात 8 बजे निकला तो रात 11 बजे तक पहुंच जाएगा, यही हिसाब था। गांव की तरफ जाने वाली सड़क पहले तो ठीक ठाक थी, मगर जैसे जैसे राजेश शहर से दूर होता गया सड़क संकरी होती गई और रात गहरी। दिसंबर की ठंड खिड़कियों के कांच पर धुंध बनाने लगी थी। राजेश ने हीटर चालू किया, रेडियो चालू किया, मगर रेडियो पर सिर्फ खड़खड़ाहट आई। बीच में किसी फ्रीक्वेंसी पर कोई धुन आई, धुंधली सी, जो एक पल को परिचित लगी और फिर वापस गायब हो गई। राजेश ने रेडियो बंद कर दिया। उसने अपनी माँ की आवाज़ याद करने की कोशिश की, मगर अजीब बात, आज रात उसे माँ की आवाज़ ठीक से याद नहीं आ रहे थे। चेहरा याद था, हाथ याद थे, वो पुरानी साड़ी याद थी जो वो रोज़ पहनती थी, मगर आवाज़ जैसे किसी ने धीरे धीरे मिटा दी हो। गांव में दाखिल होते वक्त रात के करीब 11:30 बज रहे थे। गांव सोया हुआ था। सड़क के किनारे लगे 1-2 बल्ब पीली रोशनी में झिलमिला रहे थे। कुत्ते कहीं दूर रो रहे थे, वो रोना जो रात को और भी लंबा करता है। राजेश अपने घर पहुंचा, ताला खोला, दरवाज़ा खुला तो अंदर से एक ठंडी सांस आई। नमी और पुरानी लकड़ी और कुछ और जो राजेश पहचान नहीं पाया। उसने लाइट चलाई, एक बल्ब था जो टिमटिमाया और फिर स्थिर हो गया। घर वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। माँ की खाट वहीं थी, उनकी तस्वीर दीवार पर थी, कोने में एक पुराना स्टोव। राजेश कुछ देर खड़ा रहा, बस खड़ा रहा। फिर उसने अपना बैग रखा, शहर से लाया हुआ खाना खाया जो ठंडा हो चुका था, और माँ की खाट से अलग ज़मीन पर बिछी चटाई पर लेट गया। बाहर सन्नाटा था,
गांव का सन्नाटा शहर के सन्नाटे से काफ़ी अलग होता है। शहर में सन्नाटे के पीछे भी कोई ना कोई आवाज़ होती है, गाड़ी, पंखा, कहीं दूर से आती बात। मगर गांव की रात में सब सो जाते हैं तो एक ऐसा सन्नाटा उतरता है जो भारी होता है, जिसमें आदमी अपनी दिल की धड़कन सुन सकता है। राजेश सुन रहा था, धड़कन, सांस और उस पुराने मकान की लकड़ियों की वो धीमी चरमराहट जो रात को घरों की रगों में उठती है। आंख मूंदने लगी थी। शहर की थकान, 4 घंटे की ड्राइव और 3 महीने का वो बोझ जो राजेश अंदर ही अंदर ढो रहा था, सब मिलकर उसे नींद की तरफ खींच रहे थे। मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पहली दस्तक पर राजेश का दिल एक पल के लिए रुक गया। सन्नाटे में वो आवाज़ इतनी अचानक थी कि एक झटके में नींद उड़ गई। वो उठकर बैठ गया। दूसरी दस्तक हुई, धीमी मगर ठोस। राजेश ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने गणेश काका खड़े थे, 60-65 साल के, सफ़ेद धोती, ऊपर एक पुरानी शॉल लपेटे। उनकी आंखें घबराई हुई थीं और उनके गोद में एक बच्चा था, कोई 8-9 साल का। बच्चे का माथा लहूलुहान था, कपड़े पर खून के धब्बे थे। राजेश गणेश काका को जानता था, बचपन से जानता था। वो पिताजी के दोस्त थे, पड़ोस के थे। राजेश काका के यहाँ खाना खा चुका था। काका ने राजेश को बाइक चलाना सिखाई थी। गणेश काका ने कहा कि उनका पोता छत से गिर गया है, सिर फट गया है, जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। राजेश ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। जैकेट उठाई, चाबी उठाई, दरवाज़ा बंद किया और चल पड़ा। गणेश काका ने बच्चे को पिछली सीट पर लिटाया और खुद भी उसके पास बैठ गए। राजेश ने गाड़ी स्टार्ट की, हेडलाइट्स चली और रात की धुंध में एक पीली सी रोशनी का कुआं बना। राजेश ने गाड़ी निकाली, गांव की कच्ची गली से पक्की सड़क पर आया। अस्पताल शहर की तरफ था, कोई 15-20 किलोमीटर। गाड़ी चलने लगी। पिछली सीट पर सन्नाटा था। गणेश काका कुछ नहीं बोल रहे थे। बच्चा करहा भी नहीं रहा था, जो थोड़ा अजीब था। राजेश ने एक पल सोचा, इतनी चोट में बच्चा रो भी नहीं रहा। मगर राजेश ने खुद को समझाया, शायद बेहोश है। सड़क खाली थी, दिसंबर की रात थी और कोहरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे में 50 मीटर से आगे नहीं जा रहे थे। राजेश ने गाड़ी संभाल कर चलाई। तभी उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर गई। पहले उसे लगा कि शायद खराब रोशनी की वजह से कुछ ठीक दिख नहीं रहा। उसने मिरर को थोड़ा एडजस्ट किया। मिरर में पिछली सीट दिख रहे थे, खाली। राजेश का गला सूख गया। उसने एक बार फिर देखा। उम्मीद थी कि शायद कोण गलत है, शायद काका और बच्चे का हिस्सा दिखेगा। मगर मिरर में सिर्फ खाली सीट थे, खाली काली सीट। और उस सीट पर ना कोई परछाई थे, ना कोई हलचल। मगर पीछे से आवाज़ आ रहे थे, गणेश काका की सांसों की, एक बूढ़े आदमी की धीमी धीमी सांसें। राजेश का दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे लगा ये आवाज़ पूरी गाड़ी में सुनाई दे रही होगी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, मगर उसने गाड़ी नहीं रोकी। क्यों नहीं रोकी, ये उसे खुद नहीं पता। शायद डर की एक किस्म होती है जो पाँव को ज़मीन से उठने नहीं देती और हाथों को काम करते रहने पर मजबूर रखती है। उसने सोचा देखूंगा नहीं, बस चलाता रहूंगा। अस्पताल की दूरी 15 किलोमीटर थी, मगर उस रात वो 15 किलोमीटर राजेश को 15 युगों जैसे लगे। रास्ते में एक मोड़ था, पुराना पीपल का पेड़ वाला मोड़,
जिसके बारे में गांव में कहते थे कि वहां रात को रुकना नहीं चाहिए। राजेश को बचपन में ये बात माँ ने बताए थे और राजेश ने हंसकर टाल दी थे। आज जब गाड़ी उस मोड़ पर करीब पहुंची तो हेडलाइट्स एक पल के लिए टिमटिमाए, सिर्फ एक पल, फिर सब ठीक हो गया। मगर उस एक पल में अंधेरे में राजेश को पेड़ के नीचे कुछ दिखा। एक आकृति सफ़ेद धोती में जो पेड़ से टिककर खड़े थे और सिर झुकाए थे। राजेश ने गाड़ी नहीं रोकी, उसने गैस दबाया। पिछली सीट से अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सांसें भी नहीं, सन्नाटा था, वो भारी गाढ़ा सन्नाटा जो इंसान की छाती पर बैठ जाता है। राजेश ने एक बार और मिरर में देखा। इस बार उसे कुछ दिखा, धुंधला, अस्पष्ट, जैसे किसी ने कांच के ऊपर कोहरा पोत दिया हो, मगर दिखा एक बूढ़े आदमी की परछाई और उसके गोद में एक छोटी सी आकृति। मगर परछाई में रंग नहीं था, ना गर्मी थी, जैसे किसी ने फोटो के ऊपर से रंग धो दिया हो। राजेश ने मिरर से नज़र हटा ली। अस्पताल आया। राजेश ने गाड़ी रोकी। इमरजेंसी के बाहर पीली रोशनी जल रही थी। एक कर्मचारी बाहर खड़े थे। राजेश ने दरवाज़ा खोला और पिछली सीट की ओर बढ़ा। पिछली सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। ना गणेश काका, ना बच्चा, ना खून का एक धब्बा, ना कपड़े की एक सिलवट। राजेश वहीं खड़ा रहा, उसके पाँव नहीं उठे। उसने सीट को हाथ लगाया। ठंडी थी, इस तरह ठंडी जैसे घंटों से कोई उस पर बैठा ही नहीं। अस्पताल का एक कर्मचारी उसके पास आया और पूछा कि क्या हुआ। राजेश के मुंह से कुछ नहीं निकला। वो रात राजेश ने अस्पताल की बेंच पर बैठकर गुजारी। किसी को कुछ नहीं बताया। क्या बताता कि मैं किसी ऐसे शख्स को अस्पताल लाया जो गाड़ी में था ही नहीं। लोग पागल समझते हैं। सुबह की पहली रोशनी में जब वो वापस गांव आया तो गांव जाग रहा था। चूल्हों के धुएं की महक हवा में थी। एक दो औरतें कुएं की तरफ जा रहे थे। राजेश सीधे उस घर की तरफ गया जहां गणेश काका रहते थे। घर बंद था। पड़ोस में एक बुजुर्ग औरत मिली, दुर्गाबाई, जो राजेश की माँ को जानती थी। राजेश ने उनसे पूछा कि गणेश काका कहाँ है। दुर्गाबाई ने एक अजीब सी नज़र से राजेश को देखा, फिर धीरे से बोले, बेटा, गणेश काका तो 2 साल पहले गुजर गए और उनका पोता कार्तिक, वो भी उनके साथ ही गया। एक ही रात में दोनों को ले गई वो रात। राजेश के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने पूछा कि कैसे। दुर्गाबाई ने आंगन में रखी एक पुरानी चारपाई पर बैठकर वो कहानी सुनाई जो गांव में अब भी फुसफुसाहट में कही जाती है। 2 साल पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठीक इसी वक्त गणेश काका का पोता कार्तिक अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। सांझ ढल चुकी थी, रोशनी कम थी। काका ने उसे बुलाया था, कहा था कि नीचे आजा, अंधेरा हो रहा है। मगर बच्चे बच्चे होते हैं। कार्तिक रुका रहा और फिर वो फिसला छत की मुंडेर से नीचे। गांव में कोई गाड़ी नहीं थी उस रात। जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो गांव से बाहर था। गणेश काका ने कार्तिक को गोद में उठाया और पैदल ही निकल पड़े पक्की सड़क की तरफ, इस उम्मीद में कि कोई गाड़ी मिलेगी जो अस्पताल तक ले जाएगी। मगर रात में वो सड़क सुनसान थी। काफ़ी देर बाद जब गांव के कुछ लोग उन्हें ढूंढने निकले तो गणेश काका उसी पुराने पीपल के मोड़ के पास मिले। बच्चे को सीने से लगाए, ठंड में, अंधेरे में, दोनों जा चुके थे। कार्तिक खून बहने से, गणेश काका, उनका दिल नहीं माना। डॉक्टर ने बाद में बताया कि हार्ट फेलियर था।
मगर गांव वाले जानते थे कि काका का दिल उसी पल टूटा था जब कार्तिक ने आखिरी सांस ली। दुर्गाबाई ने कहा, उन दोनों की एक ही ख्वाहिश थी कि कोई मिल जाता, कोई गाड़ी मिल जाती, बस इतनी सी ख्वाहिश, पर मिली नहीं। राजेश वापस अपने घर आया। वो घर जो बिकना था, जिसके लिए वो आया था। वो अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और माँ की खाट पर बैठ गया। बहुत देर बैठा रहा। उसने सोचा, क्या सच में वो लोग उसकी गाड़ी में थे, या वो बस थका हुआ दिमाग था, माँ की याद, अकेलेपन का बोझ। उसने खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि रात के अंधेरे में आदमी का दिमाग अजीब चीज़ें सोचता है। मगर तभी उसकी नज़र गई जैकेट की बाईं आस्तीन पर एक छोटा सा दाग था, भूरे रंग का, सूखा हुआ। राजेश जानता था कि वो दाग क्या था। उसने रात के अंधेरे में गाड़ी से उतरते वक्त पिछली सीट को हाथ लगाया था, खाली सीट को। उस वक्त हाथ पर कुछ नहीं था, मगर गाड़ी में बैठने से पहले जब उसने बच्चे को देखा था, उसकी नज़र उस माथे पर पड़ी थी और काका ने बच्चे को संभालते वक्त शायद राजेश के जैकेट को छुआ था। वो दाग खून का था, 2 साल पुराना खून जो अभी भी ताज़ा था। राजेश उस दिन घर नहीं बेच पाया। दोपहर को जो भी उससे मिलने आए, जिन्हें घर में दिलचस्पी थे, वो आए, बातें हुई, मगर राजेश के मुंह से कीमत नहीं निकली। वो बैठा रहा, हूँ करता रहा। शाम को सब चले गए, राजेश वहीं रहा। रात को उसने माँ की खाट पर सोया, पहली बार उस खाट पर जिसे उसने आते ही छोड़ दिया था। दूर चटाई पर लेट गया था, क्योंकि माँ की खाट पर लेटने की हिम्मत नहीं थी। आज हिम्मत हो गई। खाट पर लेटते ही एक अजीब सी शांति उतरी, जैसे माँ के हाथ की गर्माहट अभी भी उस बिस्तर में बाकी हो। राजेश की आंखें भर आई। पहली बार 3 महीनों में उसने रोने दिया खुद को। बाहर ठंड थी, पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे। उस रात कोई दस्तक नहीं हुई। अगले दिन सुबह राजेश उस जगह गया जहां 2 साल पहले गणेश काका और कार्तिक को मिला था। वो पीपल का मोड़। दिन की रोशनी में वो जगह बेहद मामूली लग रहे थे। पेड़ की जड़ें फैली हुई, कुछ पत्थर, सड़क का किनारा। एक जगह मिट्टी में कुछ फूल रखे थे, पुराने, मुरझाए हुए। किसी ने रखे होंगे, शायद काका के परिवार के किसी सदस्य ने। राजेश वहाँ खड़ा रहा। उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला, माँ का नंबर खोला जो अब भी सेव था। उसने उस नंबर को देखा, फिर फ़ोन वापस रख लिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि गणेश काका वो नहीं मांग रहे थे जो उन्हें 2 साल पहले मिला था। वो शायद सिर्फ ये देखना चाहते थे कि कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, कुछ रातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ आवाज़ें अधूरी रह जाती हैं। और शायद माँ की वो आवाज़ भी जो राजेश को कल रात याद नहीं आई थी। वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि राजेश ने कभी पूरे दिल से सुनी ही नहीं थी। राजेश उस हफ्ते गांव में रहा, घर नहीं बेचा। वापस आने से पहले उसने घर की सफाई की, दरवाजे की कुंडी ठीक करवाई, आंगन में जो नीम का पेड़ था उसकी टूटी हुई डाल बंधवाई। माँ की तस्वीर के नीचे एक छोटा सा दिया रखा। वो दिया उसने रोज़ शाम जलाया पूरे हफ्ते। जाते वक्त उसने दुर्गाबाई से कहा, काकी अगर घर को कोई देखने वाला हो तो बताइएगा, किराए पर दे दूंगा, बेचूंगा नहीं। दुर्गाबाई ने मुस्कुरा कर देखा, उस तरह जैसे बूढ़े लोग देखते हैं जब उन्हें लगता है कि किसी को अक्ल आ गई। राजेश की टैक्सी जब गांव से निकली तो सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। क्षितिज पर नारंगी लाल रोशनी थे और उस रोशनी में
पेड़ों की परछाई लंबे खिंचे हुए थे। राजेश ने रियर व्यू मिरर में गांव को जाते देखा। मिरर में सिर्फ सड़क थे, सिर्फ पेड़ थे, सिर्फ भोर की रोशनी थे, कोई नहीं था। मगर इस बार उस खाली मिरर को देखकर राजेश का दिल नहीं डूबा। इस बार उसे लगा जो जा चुके हैं वो अपनी जगह पर हैं और जो बचे हैं उन्हें जीना होगा। गाड़ी चलती रही। ठंड अभी भी थी, कोहरा अभी भी था, मगर रोशनी आ रहे थे, धीरे धीरे मगर आ रहे थे। कुछ रातें सिर्फ डराने नहीं आती, कुछ रातें ये बताने आती हैं कि जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं लाया जा सकता, मगर जो वक्त बचा है उसे बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। चिंटू को गांव की याद अक्सर उस वक्त आते थे जब शहर का शोर ज़्यादा हो जाता। दिल्ली में 5 साल बीत गए थे। स्कूल, ट्यूशन, परीक्षाएं, जिंदगी एक ही लय में चलती रही। लेकिन जब उस साल गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो उसने बिना किसी को बताए बस पकड़ ली। माँ को कहा कि नाना के यहाँ जा रहा हूँ और निकल पड़ा सीधे मामा जी के पास, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरमपुर में रहते थे। सोचा था कि सरप्राइज देगा। बस से उतरने के बाद कोई 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। रास्ते में खेत थे, कच्ची पगडंडी थे और बीच बीच में आम के पेड़ों की छाव। चिंटू को याद आया कि बचपन में वो यहाँ से भागते हुए आता था, जूते हाथ में लिए, पैर कीचड़ में डुबोते हुए। अब वही रास्ता कुछ छोटा लग रहा था, जैसे गांव सिकुड़ गया हो या वो खुद बड़ा हो गया हो। मामा जी का घर गांव के उत्तरी छोर पर था। पक्की ईंटों की दीवारें, लोहे का दरवाज़ा, ऊपर नीम का एक पुराना पेड़ जिसकी जड़ें अब आंगन तक आ चुकी थी। चिंटू ने दरवाज़ा खटखटाया। मामा जी ने दरवाज़ा खोला और एक लम्हे के लिए उनका चेहरा ऐसा हुआ जैसे किसी ने उनके भीतर से कुछ खींच लिया हो। रंग पीला पड़ा, आंखें फैली, फिर जल्द ही उन्होंने मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट जो कोशिश करके बनाई जाती है। अरे चिंटू, तू बिना बताए? सरप्राइज मामा जी। हाँ, आजा आजा बेटा। मामी जी रसोई में थीं। वो जब बाहर निकली तो उनके हाथ में आटे का कटोरा था और चेहरे पर एक ऐसी उलझन थी जो चिंटू से छुपाई नहीं जा सकती थी। उन्होंने जल्दी से कुछ कहा नहीं, बस आ गया बेटा कहा और वापस रसोई में चली गईं। चिंटू ने उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सफ़र की थकान थे और बचपन का घर देखकर मन हल्का हो गया था। शाम को गांव में थोड़ा घूमने निकला। यही उसे पहली बार कुछ अजीब लगा। 2-3 बुजुर्ग चबूतरे पर बैठे थे। जब चिंटू उसके पास से गुजरा तो वो चुप हो गए। बातचीत अधूरी छूट गई जैसे। एक बुजुर्ग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। पास की दुकान पर 2 लड़के खड़े थे। वो भी किसी अनकहे इशारे पर अंदर चले गए। चिंटू रुका, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद वो पहचाने नहीं। उसने सोचा 5 साल हो गए थे, लेकिन भीतर कहीं कुछ था, एक बेचैनी जो उंगली से पकड़ी नहीं जा सकती थी। रात का खाना खाते वक्त मामा जी ने ज़्यादा बात नहीं की। मामी जी ने दाल, रोटी, आलू की सब्जी परोसी। सब कुछ वैसा ही जैसा बचपन में होता था, लेकिन मेज़ पर एक अजीब सी खामोशी थी जो खाने की आवाज़ों के बावजूद बनी रही। चिंटू ने कोशिश की कि बातचीत हो, दिल्ली की, स्कूल की,
कज़न बहन की शादी की। मामा जी ने हाँ हो की, मुस्कुराए, लेकिन आंखें किसी और बात पर टिकी थी। खाना खत्म होने के बाद चिंटू ने कुर्सी पीछे खींची और कहा कि थोड़ा बाहर टहलेगा। रात को सोने से पहले उसकी यही आदत थी और मामा जी इसे जानते थे। लेकिन जैसे ही वो उठा, मामा जी ने उसकी बाह पकड़ ली। पकड़ मजबूत थी, उस मजबूती में डर था। बेटा, रात हो गई है, बाहर मत जा। क्यों मामा जी? बस ऐसे ही, चिंटू ने पूछा, पर जवाब साफ नहीं आया। एक दो बातें हुई। मामा जी ने कहा कि मच्छर ज्यादा हैं, कि रास्ते टूटे हुए हैं, लेकिन ये वजह नहीं थी। चिंटू समझ गया कि आगे पूछना बेकार है। वो मेहमान था और यहाँ के उसूल उसके नहीं थे। वो अपने कमरे में चला गया। कमरा वही था, वही टूटी खिड़की की कुंडी जिसे हमेशा एक पत्थर से बंद किया जाता था, वही पलस्तर उखड़ी दीवार पर बचपन के खिंचे कुछ आड़े तिरछे निशान। चारपाई पर लेट गया। छत पर एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। उसकी आवाज जैसे किसी थके हुए आदमी की सांसें हो। 1.5 घंटा बीत गया, नींद नहीं आई। शहर में नींद ना आए तो शोर का इल्जाम होता है। यहाँ खामोशी थी और खामोशी कभी कभी शोर से ज्यादा जागती है। वो खामोशी जिसमें घर की लकड़ियाँ चटकती हैं, दूर कहीं कोई जानवर बोलता है और दिल की धड़कन खुद सुनाई देने लगती है। चिंटू उठा, खिड़की तक गया, पत्थर हटाया, कुंडी खोली। बाहर रात अपनी पूरी गहराई में थी। आसमान में चांद था, पर उसकी रोशनी धुंधली, किसी पतले बादल के पीछे छुपी हुई। सामने का घर, कच्ची मिट्टी का दीवार, उसके आगे नीम की कुछ टहनियाँ हवा में हल्के से हिलते हुए, और उस घर के पास कोई खड़ा था। चिंटू की आंखें पहले तो समझ नहीं पाई। अंधेरे में कोई आकार था, इंसानी पर अस्पष्ट। उसने आंखें मिचमिचाई, ध्यान से देखा, तब पहचाना गोपाल। गोपाल उसका बचपन का दोस्त था, उसी गांव का। 3-4 घर आगे वो दोनों साथ नदी पर जाते थे, आम चुराते थे, कच्ची कैरी में नमक मिर्च लगाकर खाते थे। गोपाल मोटा था, हंसमुख था, और उसकी एक आदत थी, किसी भी बात पर पहले हंसता था, समझता बाद में। वो आकृति, वो वही लग रहा था। चिंटू को गुस्सा आया, उसे खुद बाहर जाने नहीं दिया, और उसका दोस्त रात के इस पहर बाहर टहल रहा था। तभी गोपाल ने, या जो भी था, उसकी तरफ हाथ हिलाया, एक सीधा साफ इशारा, जैसे बुला रहा हो। चिंटू के मन में 2 चीजें एक साथ हुईं, एक अजीब खिंचाव और एक हल्की सी ठंडक जो कंधे से शुरू होकर नीचे तक उतर गई। पर उसने खिंचाव को जीतने दिया। चारपाई से उठा, पैरों में चप्पल डाली और दबे पांव घर का मेन दरवाजा खोला। रात की हवा उसके चेहरे से टकराई। बाहर और भी ज्यादा खामोशी थी, जैसे गांव ने सांस रोक रखी हो। चिंटू आगे बढ़ा। गोपाल अभी भी वहीं था, पर उसने चलना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे, बिना पीछे देखे। गोपाल, चिंटू ने आवाज दी, धीरे से, ताकि कोई जागे नहीं। कोई जवाब नहीं। वो चलता रहा। चिंटू भी उसके पीछे चलता रहा, पहले मिट्टी की पगडंडी पर, फिर उस रास्ते पर जो गांव के बाहर खेतों की तरफ जाता था। यहाँ रोशनी और भी कम थी। खेतों में गेहूं कट चुके थे, जमीन सूनी और सपाट थी। दूर कहीं एक कुआं था जिसकी जगत टूटी हुई थी। चिंटू ने महसूस किया कि वो काफी दूर आ गया है। गोपाल, रुक तो यार। वो आकृति रुक गई। चिंटू ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा।
पास पहुंचा, हाथ बढ़ाया उसके कंधे पर रखने के लिए, और हाथ आर पार हो गया। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई स्पर्श नहीं, जैसे हवा में हाथ डाला हो। चिंटू का दिल एक धड़कन के लिए रुका। उसी पल उसके अपने कंधे पर किसी ने हाथ रखा, भारी, गर्म, असली। वो घूमा, मामा जी थे। उनका चेहरा चांदनी में पीला था, आंखों में वो बात थी जो शब्दों में नहीं आती। जब चिंटू ने आगे देखा, गोपाल नहीं था, खेत था, रात थी और हवा थी, बस। मामा जी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बाह पकड़ी और वापस चलने लगे। घर के अंदर आने के बाद दरवाज़ा बंद हुआ। मामा जी दीवार के सहारे बैठ गए। उनकी उम्र उस रात अचानक ज़्यादा लगने लगी। बहुत देर बाद उन्होंने बताया, आवाज़ धीमी थी, थकी हुई, जैसे किसी पुरानी बात को दोबारा जुबान देना खुद में एक तकलीफ हो। गोपाल पिछले साल मर गया था, उसी कुएं के पास जो खेतों में था, जहां आज रात चिंटू उस आकृति के पीछे गया था। रात के वक्त अकेला, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। सुबह लोगों को पता चला और उसके बाद से वो गांव में दिखता है, हमेशा रात को, हमेशा किसी जानने वाले को, हमेशा उसी कुएं की तरफ ले जाता है। बरमपुर में इसे छलावा कहते हैं। ये कोई इंसान की आत्मा नहीं होती, या कम से कम ऐसा बुजुर्ग मानते हैं। ये एक और ही चीज़ है, एक ऐसी मौजूदगी जो किसी की मौत के बाद उस जगह का घर कर लेती है जहां मौत हुई हो, खासकर जब मौत अचानक हो, अधूरी हो, किसी के दुख में लिपटी हो। छलावा उस मरने वाले की शक्ल ओढ़ लेता है, उसी की चाल, उसी का हाथ हिलाने का तरीका, और फिर उन्हें बुलाता है जो उस मरे हुए इंसान को जानते थे, उन्हें जो उसे पहचानेंगे, जो पीछे चले आएंगे बिना सोचे। छलावे को तर्क से नहीं समझा जाता, वो तर्क की ज़मीन पर टिकता ही नहीं। मामा जी ने बताया कि पिछले 8 महीनों में गांव के 3 लोग उस कुएं के पास गए थे, बेहोश, याद नहीं कि कैसे पहुंचे। एक बुजुर्ग थे जो खुद बताते हैं कि गोपाल उन्हें बुलाने आया था। एक लड़की थी जो तेज बुखार में 3 दिन तक बेहोश रही। एक बच्चा था जिसे उसके घरवाले रात के अंधेरे में खेतों में भटकते हुए मिले थे। वो कह रहा था, गोपाल भैया के साथ थे, इसीलिए गांव वाले रात को बाहर नहीं निकलते थे। इसीलिए मामा जी ने चिंटू की बाह पकड़ी थी, और इसीलिए जब चिंटू बिना बताए आया था, मामा जी का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि चिंटू गोपाल को जानता था, और छलावा हमेशा जानने वालों को ही बुलाता है। अगले दिन सुबह चिंटू ने गोपाल के घर जाने की कोशिश की। मामा जी साथ गए। गोपाल की माँ दरवाजे पर मिली। उनकी उम्र पिछले 1 साल में जैसे 10 साल बढ़ गई थी। चेहरे पर वो किस्म की थकान जो नींद से नहीं जाती। उन्होंने चिंटू को देखा और आंखें भर आईं। तू आया? उन्होंने कहा। गोपाल को बहुत याद करता था तू। चिंटू से कुछ बोला नहीं गया। वो अंदर गए। एक कोने में गोपाल की तस्वीर थी, माला चढ़ी हुई, हंसता हुआ चेहरा, वही पुरानी हंसी। चिंटू की आंखों के सामने रात का दृश्य घूम गया। वो आकृति, वो हाथ जो हिला था, वो कंधा जो था ही नहीं, उसका गला रूंध गया। बाहर निकलते वक्त गोपाल की माँ ने चिंटू का हाथ पकड़ा। बेटा, जो भी देखा हो रात को उसकी बात मत करना किसी से, जितना कम बोलो उतना अच्छा। उनकी आवाज़ में हिदायत नहीं थी, डर था। उस दोपहर चिंटू आंगन में बैठा रहा। मामा जी ने चाय दी, कुछ नहीं कहा। मामा जी की अखबार पढ़ रहे थे
या पढ़ने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि उनकी नज़र एक ही जगह टिकी थी काफ़ी देर से। चिंटू ने सोचा क्या वो सच में गोपाल था, और फिर तुरंत खुद को रोका। उसने खुद महसूस किया था हाथ आर पार हो गया था। वो कोई सपना नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। लेकिन तब भी मन कहाँ मानता है। वो इंसान जो 5 साल शहर में रहकर आया हो, जो हर चीज़ की वजह ढूंढता हो, जो खिड़की से दिखती परछाई को पहले शायद कोई बच्चा और फिर शायद हवा में बदल दे, उस इंसान के लिए ये मानना आसान नहीं था। पर शरीर जानता था जब हाथ आर पार हुआ था, उस एक पल में जो ठंडक उसकी उंगलियों में उतरे थे, वो ठंडक किसी तर्क से गर्म नहीं होती। रात को खाने के बाद मामा जी ने चिंटू को बुलाया। आंगन में दोनों बैठे, ऊपर आसमान में तारे थे। मामा जी ने बहुत धीरे से, जैसे किसी और को सुनाई ना दे, कहा, गोपाल का बाप शराबी था, तू जानता है ये? गोपाल माँ को बहुत प्यार करता था, पर उसके पास कुछ था नहीं, ना पैसा ना ज़मीन। कर्ज पड़ गया था। रात को अकेला निकला था। किसी ने सोचा नहीं कि वो ऐसा करेगा। चिंटू चुपचाप सुनता रहा। जब इस तरह कोई जाता है ऐसे अचानक अधूरे मन से, तो वो जगह छोड़ नहीं पाता, ये हमारे बुजुर्ग कहते थे। मैंने पहले नहीं माना, लेकिन अब मानता हूं। थोड़ी देर खामोशी रही। तू कल सुबह वापस चला जा बेटा। उसमें कोई बेरुखी नहीं थे, बस एक ऐसी बात थी जो कही जानी जरूरी थी। उस रात चिंटू ने खिड़की नहीं खोली, पर नींद नहीं आई। वो पहले जैसी वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि दिमाग बंद करने से कभी कभी आंखें और खुल जाती हैं। वो लेटे लेटे सोचता रहा गोपाल के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में। आखिरी बार वो कब मिले थे? 5 साल पहले गर्मियों में नदी के किनारे। गोपाल ने उस दिन कहा था कि एक दिन वो भी शहर जाएगा। वो नहीं गया। चिंटू को अफसोस नहीं था, अफसोस से भारी कुछ था, एक ऐसा दुख जिसका कोई नाम नहीं होता। सुबह जल्दी उठा। मामी जी ने रोटी बनाई, चाय थे, अचार था। कोई ज़्यादा बात नहीं हुई, बस खाना खाया गया। फिर चिंटू ने अपना बैग उठाया। मामा जी बाहर तक छोड़ने आए। गांव की सुबह थी, धुआं था, चिड़ियों की आवाज़ें थी। कोई बच्चा दूर से भागते हुए जा रहा था। दरवाजे पर मामा जी ने कंधे पर हाथ रखा। फिर आना दिन में और बता कर आना। चिंटू ने हाँ कहा, बाहर निकला। चलते चलते उसने एक बार पीछे देखा। मामा जी अभी भी दरवाजे पर खड़े थे। उनके पीछे घर था, नीम का पेड़ था और सुबह की पीली रोशनी थी। उसने आगे मुड़कर चलना शुरू किया। वापसी की बस में बैठकर जब गांव का रास्ता पीछे छूटा, तो चिंटू ने खिड़की से बाहर देखा। खेत थे, पगडंडियां थे, दूर एक पुराना कुआं था, टूटी हुई जगत, उगी हुई झाड़ियां। उसने आंखें फेर ली, बस आगे बढ़ गई। पर एक चीज थी जो नहीं गई, वो ठंडक जो उसकी उंगलियों में तैरती थी जब हाथ आर पार हुआ था। वो शहर पहुंचने तक बनी रही, कुछ दिन बाद गई। और कभी कभी खासकर रात को जब खामोशी हो, वो ठंडक फिर आती है। शायद छलावा सिर्फ गांव में नहीं होता, शायद वो उन लोगों के साथ चलता है जो उसे जानते थे और जो उसे याद करते हैं। बरमपुर में आज भी लोग रात को घर से नहीं निकलते हैं। उस कुएं के पास कोई नहीं जाता, और गोपाल की माँ हर शाम दरवाजे पर एक दिया जलाती है ताकि जो भटक रहा है उसे रास्ता मिल जाए, या शायद इसलिए ताकि वो घर ना आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।